1.008 आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि जो हाइड्रोजन एटम है कार्बन एटम के 12वें हिस्से से कितना गुना भारी है, 1.008 गुना भारी है। एक्चुअली एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होते हैं भाई। आप मास, आप वन एटम आप कैसे निकालेंगे, एक एटम का मास निकालना तो जाहिर सी बात है आपको मास स्पेक्ट्रोमीटर ही प्रयोग करना पड़ेगा। क्लियर हुआ? तो जनरली आपको ये कॉन्सेप्ट माइंड में रखना है कार्बन 12 वाला, बाकी वो तो भूल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो डिफिनेशन क्या निकल के आई कि कोई भी एटम कार्बन 12 के 12वें हिस्से से कितना गुना भारी है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास बोलते हैं। ओके, अब जरा देखिए, अगर ऐसी एटॉमिक मास को अगर हम क्या करें, ग्राम में रिप्रेजेंट कर दें, तो उसी को बोला जाता है ग्राम एटॉमिक मास। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, 1.008। आगे मैं बताऊंगा कैसे निकाला गया। 1.008 कैसे हुआ, अब आप समझिए। अगर इसी को मैं ग्राम में रिप्रेजेंट कर दूं तो 1.008 ग्राम, इसका अर्थ ये हुआ कि हाइड्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास कितना आया, 1.008 आया। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, वही यही कॉन्सेप्ट लगा देंगे जो एटॉमिक मास में लगाए कि कोई भी मॉलिक्यूल कार्बन 12 के 12वें हिस्से से कितना गुना भारी है, यही उसका मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, मास आप 1 एटम ना लिखे, मास आप 1 मॉलिक्यूल लिख दें। मास आप 1 मॉलिक्यूल, आप एलिमेंट आज सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है। तो बहुत सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ करना नहीं है। कोई भी मॉलिक्यूल कार्बन 12 के 12वें हिस्से से कितना गुना भारी है, ये उसका मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर मास और मॉलिक्यूलर वेट। अब इसको भी हम अगर मॉलिक्यूलर मास, जैसे सपोज है मैंने जो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास आएगा वो लगभग 2 आएगा। अब इसी को मैं ग्राम में रिप्रेजेंट कर दूं तो इसी को क्या बोला जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। क्या बोला जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। कितना है हाइड्रोजन के लिए, 2 ग्राम। ओके, और ये याद रखिएगा कि ये बराबर होता है 1 मोल के। किसके बराबर होता है, 1 मोल के। किसी भी एटम का या मॉलिक्यूल का जो ग्राम मॉलिक्यूलर वेट या ग्राम एटॉमिक वेट होता है वो 1 मोल के इक्वल होता है। और 1 मोल बराबर क्या होता है, समझ लीजिए, अभी मैंने बताया था 6.02 × 10⁻23। ये कॉन्सेप्ट आप माइंड में रख लीजिए। अच्छा देखिए, जो एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट है, इसको एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है ये, इसमें तो मतलब टेंशन नहीं लेना आपको। तो वही एक सामान्य सी बात रख लीजिए कि कार्बन 12 का 12वां हिस्सा लिया गया, उसको पहले तौल लिया गया, कितना ग्राम है या जो भी हो जो है उसको तौल लिया गया। फिर जिस मॉलिक्यूल या जिस एटम का हमको एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट निकालना था उसको तौल लिया गया। दोनों में देखा गया कि कौन भारी है। भाई देखिए, कार्बन 12 का 12वां हिस्सा सबसे छोटा हिस्सा है, मैं आपको भी आगे बताऊंगा एक दूसरे टॉपिक में। कार्बन 12 का जो 12वां हिस्सा है ये सबसे छोटा हिस्सा है। जितने भी एटम है उनका एटॉमिक मास इस 12वें हिस्से से ज्यादा ही आएगा। अब जब गुना ज्यादा होगा उसी वही हो जाएगा उसका मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास। कॉन्सेप्ट आपको हमें लगता है समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको भी नोट कर लें आप। देखिए, जैसे मॉलिक्यूलर मास एक्सपेरिमेंटल तो निकालने का फार्मूला मैंने बता ही दिया आपको, लेकिन एक और तरीका है कि अगर आपको एटॉमिक मास पहले से पता हो, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है तो इसका एटॉमिक मास आपको पता है, चूंकि ये 2 हाइड्रोजन एटम से मिलकर बना हुआ है। और हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक मास मैंने कितना बता दिया है आपको, 1.008, या इसको लगभग 1 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 एटम हैं तो एटॉमिक मास आप क्या करेंगे, 2 × 1 कर देंगे। तो याद रखिएगा आपका जो मॉलिक्यूलर मास आया वो कितना आया, 2 आया मॉलिक्यूलर मास। तो हम क्या लिख सकते हैं, ये कॉन्सेप्चुअल तरीका है। और देखा गया जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आता है लगभग सेम आता है। एक्सपेरिमेंटल में क्या होता है कि एक्चुअल वैल्यू आता है, तो उसमें क्या होता है कि जो भी फ्रैक्शनल मान होगा सब आपको मिल जाएगा। बट जो ये कॉन्सेप्चुअल वैल्यू है इसमें होल नंबर ही मान के काम किया जाता है, लेकिन दोनों के मान लगभग समान आते हैं। तो हम चाहे ये कह सकते हैं कि जो इसमें कॉन्सेप्चुअल वैल्यू है वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के लगभग सेम है। तो मॉलिक्यूलर मास का एक कॉन्सेप्ट ये भी निकल के आया कि सम ऑफ एटॉमिक मास। मतलब इसमें करना क्या है, जो भी एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट है
उसको आप जोड़ लीजिए। जैसे और एक एग्जांपल ले लीजिए, मैंने कहा वाटर मॉलिक्यूल। अब इसका एटॉमिक मास क्या है, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना 1.008, लेकिन उसको मैं 1 ही मान के चलता हूँ। तो 2 × 1 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास मैंने पहले ही आपको बता दिया था, आई थिंक सेकंड लेक्चर में, कि इसका एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का क्या होता है 8 होता है। तो एटॉमिक वेट क्या होता है, मैंने कहा जस्ट डबल होता है जो इवन नंबर में एटॉमिक नंबर होते हैं। तो ये 16 हो जाएगा, तो कितना आया 18 आया। अगर ऐसे आपको निकालना हो CO2 का, तो कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होगा 12 होगा। ऑक्सीजन का क्या होगा 2 ऑक्सीजन एटम है, 2 × 16, तो कितना हो जाएगा 12 + 32 = 44। ये आपका क्या निकल के आया मॉलिक्यूलर मास। तो जनरली हम लोग आगे पढ़ेंगे तो एक्सपेरिमेंटल तो पढ़ेंगे नहीं, तो कॉन्सेप्चुअल वैल्यू हम लोग इसी तरह मॉलिक्यूलर मास का निकाल देंगे। इसको स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए आपको एटॉमिक वेट पता चल गया, एटॉमिक नंबर भी मैंने बता दिया है कि एटॉमिक नंबर क्या है, द सीरियल नंबर ऑफ द एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। किसी भी पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट है उनका सीरियल नंबर क्या है। जैसे हाइड्रोजन का सीरियल नंबर 1 है, हीलियम का 2 है, तो वही एटॉमिक नंबर है। अब जैसे मान लीजिए कोई हमारे पास एलिमेंट X है, तो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट कहाँ लिखा जाएगा आप समझिए। आप बाईं तरफ नीचे लिखेंगे एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर जिसे आप बोल सकते हैं परमाणु क्रमांक। क्या बोल सकते हैं परमाणु क्रमांक। और जो एटॉमिक वेट है या एटॉमिक मास है वो हमेशा ऊपर लिखा जाएगा, ऊपर, क्योंकि वेट कहाँ होता है भार ऊपर ही तो होता है। तो यहाँ रखा जाएगा आपका एटॉमिक वेट। क्या रखा जाएगा एटॉमिक वेट, परमाणु भार जिसे आप कह सकते हैं, कह सकते हैं क्या कहेंगे ही। अच्छा एक चीज और, एटॉमिक वेट जिसे मान लीजिए मैंने कहीं लिखा 6 कार्बन 12, अब इसका मतलब क्या हुआ, तो ये 6 रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और 12 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है एटॉमिक वेट को। 12 ये बता रहा है कार्बन कितना भारी है, ये एटॉमिक वेट है 12। और 6 क्या बता रहा है कार्बन आवर्त सारणी में 6ठे नंबर पर है, पीरियोडिक टेबल में 6ठे नंबर पे है। ये हम लोग जब पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे 3rd चैप्टर, तब हम आपको इसमें क्लियर कर देंगे। लेकिन एक बात और आप समझ लीजिएगा, जो जैसे मैंने कहा सी, तो ये सी आप इसे क्या मानोगे एटम मानोगे कि एलिमेंट मानोगे, तो इसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो बट यू शुड नॉट कंफ्यूज, बिकॉज आप समझ लीजिए ऑल द एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ द एटम। जितने भी तत्व होते हैं समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। तो हम इसको एलिमेंट भी कह सकते हैं, क्या कहेंगे, अथवा इसको एटम भी कहेंगे, याद रहेगा। तो चाहे आप कहिए एटम का एटॉमिक वेट, चाहे कहिए एलिमेंट का एटॉमिक वेट। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर किसी भी एक एलिमेंट में हजारों एटम्स हैं, तो क्या एटॉमिक वेट एडिशन करना पड़ेगा एलिमेंट के लिए? नहीं, देखिए कुछ चीजें होती हैं मास इंडिपेंडेंट होती हैं। ये आप पढ़ोगे थर्मोडायनेमिक्स में कि मास पे डिपेंड नहीं करते। जैसे एटॉमिक वेट होती है मास पे डिपेंड नहीं करती। जो एक एटम का एटॉमिक वेट होगा वही सभी एटम का एटॉमिक वेट होगा। और सभी एटम मतलब एलिमेंट का, भाई सभी एटम एलिमेंट के अंतर्गत आएंगे, तो एलिमेंट का भी वही एटॉमिक वेट होगा। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत। अब भाई कोई दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसको जरा नोट कर लें, फिर आगे हम लोग चर्चा करें। देखिए AMU समझ लें, एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान इकाई। आजकल इसे IUPAC ने U के रूप में लिख दिया है, यूनिफाइड मास। ये U क्या बताता है आप समझ लीजिए, किसी एक परमाणु की जो द्रव्यमान है, किसी के एक परमाणु की जो द्रव्यमान है उसको नापने की एक इकाई है, ठीक है। हाँ, इसको जरा देखिए कैसे निकालते हैं। तब तो कार्बन 12 का एक एटम लिया जाएगा, उसका द्रव्यमान पता किया जाएगा और उसका 12वां हिस्सा कर लिया जाएगा, ठीक। और जो 12वां हिस्सा है उसका जो मान है, कार्बन 12 एलिमेंट का एक एटम ले लीजिए, उसका द्रव्यमान निकाल लीजिए और उस द्रव्यमान का 12वां हिस्सा ले लीजिए, या ऐसे कर लीजिए कार्बन 12 एटम के 12वें हिस्से का जो द्रव्यमान है उसी को एक AMU कहा गया। क्लियर हुआ? वही जिसको डिफाइन करने के लिए मैंने परमाणु भार और अणु भार यूज किया था। कार्बन 12 का 12वां हिस्सा वही यहाँ पर भी होगा। तो कार्बन 12 का जो एक परमाणु है उसका जो द्रव्यमान है उसका 12वां जो हिस्सा होता है वो 1 AMU के बराबर होता है। हमने लिख दिया 1 AMU बराबर मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12, ओके, अपॉन 12। तो जो अब देखिए कार्बन 12 का जो एक एटम है उसका मास निकाला गया 1.99 × 10⁻23 ग्राम्स। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, इसे मास स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक से निकाला गया, उसको 12 से डिवाइड किया गया।
तो कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब जरा देखिए, अभी आप आगे सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे कि जो ये वैल्यू है ये प्रोटॉन का मास होता है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग सेम होता है। जो बात मैं आपको बता रहा हूँ शायद आप कहीं पाए ना, तो इसको समझ लीजिएगा ध्यान से। तो इसका मतलब है जो वैल्यू आई ये प्रोटॉन का मास हुआ, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग सेम होता है, सेकंड चैप्टर में जानेंगे। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स। समझिए, न्यूक्लियॉन्स। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं जो AMU है ये एक न्यूक्लियॉन्स के मास को रिप्रेजेंट करता है। भाई न्यूक्लियॉन्स माने चाहे प्रोटॉन हो चाहे इन दोनों को मैं न्यूक्लियॉन्स कहता हूं। तो हम कह सकते हैं कि 1 न्यूक्लियॉन्स इक्वल 1 AMU। कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? ठीक है, तो इसे आप जरा स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए, हाइड्रोजन एटम का जो वास्तविक द्रव्यमान है, एक्चुअल द्रव्यमान माने वही जिसे हम मास स्पेक्ट्रोमीटर से कैलकुलेट करते हैं, 1.99 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स है। ठीक है, अब हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक वेट मुझे निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? कार्बन 12 को मैंने स्टैंडर्ड मान के निकाला है, तो हम क्या करेंगे, जिस एलिमेंट का जिस एटम का एटॉमिक मास निकालना है उस एटम का हम एटॉमिक मास पहले रख देंगे, और वह एटॉमिक मास एक्चुअल होगा। याद रखिएगा, एक्चुअल एटॉमिक मास क्या है, जो मास स्पेक्ट्रोमीटर से निकाला जाए, और एटॉमिक मास एटॉमिक वेट क्या है, वही रिलेटिव कार्बन 12 को मान के जो निकाला गया है। दोनों अलग अलग चीजें हैं, याद रखिएगा। तो जो आपका हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक मास होता है एक्चुअल 1.99 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम हुआ, और कार्बन 12 के एक एटम का जो मास है, कार्बन 12 के एक एटम के 12वें हिस्से का जो मास है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम है। क्लियर है? अब आप समझिएगा, तो दोनों अब ये वैल्यू कट जाएगी, तो आंसर कितना आएगा आप देखेंगे, आ जाएगा बराबर 1.008, जो कि हाइड्रोजन एटम का क्या है, एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट। अब अगर हमें किसी भी एटम का एक्चुअल मास निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो किसी एटम का एक्चुअल मास बराबर उस एटम का एटॉमिक वेट AMU में होना चाहिए इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब इसे मान लीजिए मैं हाइड्रोजन का ही निकालना चाहूं एक्चुअल मास, तो मुझे क्या करना होगा, उस एटम का एटॉमिक वेट, ये देखिए AMU में है, कितना है 1.008 इंटू, ठीक है, अब किससे मल्टीप्लाई कर दें, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया ग्राम से। तो देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। अब जरा देखिए, ये हाइड्रोजन का एक्चुअल मास है, माने वही एक्सपेरिमेंटल मास स्पेक्ट्रोमीटर वाला ही है। कैसे निकाला गया? अब अगर आपको क्या पता हो, AMU में पता हो, क्या उस एटम का AMU में मास पता हो, एटॉमिक मास पता हो, तो उससे किससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम से, तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्चुअल मास ऑफ दैट एटम। जरा इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। जैसे किसी एक एटम का आप एक्चुअल मास निकाल सकते हैं, उसी तरह एक मोल एटम का भी आप एक्चुअल मास निकाल सकते हैं। उसे क्या करना पड़ेगा, 1 अवोगाड्रो से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 6.02 इंटू 10⁻23 से। मैंने वही किया, हमें एक्चुअल मास ऑफ द 1 एटम ऑफ द एल्यूमिनियम निकालना था, तो हमने क्या किया, इसका जो एटॉमिक मास है AMU में, फार्मूला मैंने लिखा है इसके पहले, AMU में इसका जो यूनिट है एटॉमिक मास है वो 27 है। ठीक है, मैंने इसे 1 न्यूक्लियन या 1 AMU से मल्टीप्लाई कर दिया 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो ये तो एक एटम का एक्चुअल मास आ गया। अब अगर पूछा जाए एक मोल एल्यूमिनियम एटम का, तो इसे क्या करनी है, 1 अवोगाड्रो से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जो मास आएगा वो जानते हैं बहुत खतरनाक चीज आएगी। क्या वो देखा क्या गया कि जब एक्चुअल मास किसी एटम का निकाल लिया गया तो उसे 1 मोल से मल्टीप्लाई किया गया, तो जो वैल्यू आई वास्तव में उस एलिमेंट का एटॉमिक वेट ही वो मान आया, 27 आ गया, एल्यूमिनियम का 27 ग्राम। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ जो एटॉमिक वेट है ग्राम्स में, या एटॉमिक मास है ग्राम में, या मॉलिक्यूलर मास है ग्राम में, वो किसके बराबर होता है, 1 मोल के इक्वल होता है। मतलब इसी को हम लिख सकते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी लिख सकते हैं, 1 मोल के इक्वल होगा बराबर मॉलिक्यूलर मास।
तो याद रहे, कभी कंफ्यूज मत होइएगा, किसी भी एटम का, किसी भी मॉलिक्यूल का जो एटॉमिक वेट होता है, ठीक है, जिसे आप ग्राम में लिखेंगे तो ग्राम एटॉमिक वेट या ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहेंगे, वो 1 मोल के इक्वल ही क्यों होता है, वो इसका रीजन यही है क्योंकि जब उसकी वैल्यू निकाली गई तो वो इसी से मल्टीप्लाई किया गया, तो यही मान आपका आया। तो ये पर इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।